प्यारे बच्चे नमस्कार, दिस इज आकाश कुमार एंड स्वागत है आपका अपनी क्लास में। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है क्लोजेस पार्ट 2। ठीक है, आपकी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्जाम में 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और इस क्लोज का इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको दे चुका हूँ। एक किसे कहते हैं क्लोज, है ना, नाउन क्लोज किसे कहते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब क्लोज किसे कहते हैं, राइट। ये जो क्लास है अभी वाली, ये सेकंड जो पहली क्लास हो चुकी है उसका अगला पार्ट है। तो अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस पार्ट को देख के आइए, ठीक है, सो दैट आप समझ पाएँ। पिछली क्लास में हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की थी, हल्का सा रिकैप ले रहा हूँ। हमने एक हमारा क्वेश्चन ये था कि क्लोज किसे कहते हैं, तो मैंने आपको अच्छी तरह बताया कि क्लोज का मतलब क्या होता है। हमने ये भी देखा कि क्लोज और सेंटेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये पिछली क्लास में हमने इस क्वेश्चन को भी क्या किया था, हमने डील किया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ क्लोज एंड अ सेंटेंस, ठीक है। और उसी में हमने एक बात और सीखी कि नाउन क्लोज किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ पे पिछली क्लास में एक बात सीखी कि देखो, जो काम नाउन करता है, संज्ञा जिस काम को करती है, अगर उसी काम को क्लोज करे तो नाउन क्लोज कहलाता है, ठीक है। हमारी बातचीत हो चुकी है। तो और इसके अलावा हमने पिछली क्लास में देखा था एडवर्ब क्लोज किसे कहते हैं, और हमने यहाँ पे 7 प्रकार के एडवर्ब्स के बारे में बातचीत की थी पिछली क्लास में कि एडवर्ब क्लोज, एडवर्ब किसे कहते हैं, ऐसा शब्द या शब्दों का समूह या क्लोज जो समय का काम करे, जो मैनर का काम करे, जो प्लेस का काम करे, उसको हम एडवर्ब कहते हैं, राइट। और जब कोई क्लोज इस प्रकार का कोई काम, ये फंक्शन अगर कोई क्लोज करता है तो हम कह देते हैं कि वो क्या है, एडवर्ब क्लोज है। यहाँ तक कि हमारी बातचीत हो गई थी और मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। आज की क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं, आज की क्लास को पहले आप समझेंगे थोड़ा सा। आज की क्लास का जो मैटर है ना, ये जो क्लास 2 है, इस क्लास नंबर 2 में 2 बातचीत करेंगे हम। एक बात तो हम ये करेंगे कि एडजेक्टिव क्लोज किसे कहते हैं। पहला बात तो ये है ना कि एडजेक्टिव क्लोज का मतलब क्या होता है, और एक क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। राजस्थान बोर्ड के अंदर जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, उसके ऊपर हमारी बातचीत रहेगी। मैं सोचता हूँ कि 2 क्लास अगर आप सही ढंग से ले लेते हैं तो क्लोजेस में आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बस ध्यान से समझ के इन क्लासेस को लेना, ज़्यादा मत पढ़ना, इतना ही बहुत है जितना पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाकी एक क्लोजेस का जो टॉपिक है, अभी सेकंड ग्रेड में इसको मैं पढ़ाऊँगा। बहुत बड़ा टॉपिक है, वैसे सेकंड ग्रेड के हिसाब से बड़ा टॉपिक है, लेकिन 12वीं क्लास के अंदर छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। और बाकी आपको 12वीं क्लास के अंदर उतना ही पढ़ो जितना 12वीं क्लास मांग रही है। विद्वान थोड़ी बनना अपन को, विद्वान आगे बढ़ लेना। तो एडजेक्टिव क्लोज किसे कहते हैं, देखो मोटी बात, हमने पिछली क्लास में एक बातचीत हमारी हुई थी। नाउन क्लोज किसे कहते हैं, ऐसा क्लोज जो नाउन का काम करे। सिंपली नाउन क्या काम करती है सर, सब्जेक्ट बनती है, ऑब्जेक्ट बनती है, और भी बहुत सारी चीजें बनती है, लेकिन हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट 12वीं क्लास के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। एडवर्ब क्लोज किसे कहते हैं सर, ऐसा उपवाक्य जो एडवर्ब का काम करे, यानी ऐसा उपवाक्य जो समय को दर्शाए, ऐसा उपवाक्य जो स्थान को दर्शाए, मैनर को दर्शाए, उनको हम कहते हैं एडवर्ब क्लोजेस। अब पूछूं मैं आपसे कि बताओ एडजेक्टिव क्लोज किसे कहते हैं, तो ऐसा क्लोज जो एडजेक्टिव का काम करे। अब एडजेक्टिव क्या काम करता है, एडजेक्टिव को हम हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको हिंदी के पर्सपेक्टिव से नहीं समझेंगे, इसको इंग्लिश टू इंग्लिश इंग्लिश के ही ग्रामर में समझेंगे। सर एडजेक्टिव का जो मतलब होता है, वैसे मॉडिफायर का एक रूप है ये। आपको अगर सर मॉडिफायर क्या होता है, अरे मॉडिफायर का मतलब होता है किसी भी चीज की अतिरिक्त जानकारी। यस, जैसे मैंने कहा बोर्ड, बोर्ड है, और कैसा, ब्लैक बोर्ड, तो कैसा बोर्ड, ब्लैक। ये ब्लैक जो मैंने शब्द लगाया, इस बोर्ड के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जैसे मैंने कहा बॉय, लड़का, और मैंने कहा अ हैंडसम बॉय, तो कैसा लड़का, हैंडसम बॉय, है ना। तो ये जो हैंडसम शब्द है, ये उस लड़के का ही विस्तार है, उसके ही बारे में अतिरिक्त जानकारी है। इसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, इसी को मॉडिफायर कहते हैं। अब क्या होता है, जो संज्ञा है, हम जानते हैं कि मॉडिफायर यानी कि विशेषता किसकी बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम की, है ना भाई। आपने हिंदी में हल्का सा व्याकरण पढ़ी होगी आपने, तो आपने सुना होगा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ये मोटे रूप से हम जानते हैं। तो उसी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा काम में ले, ऐसा शब्द विशेषता बताने का मतलब होता है उस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अतिरिक्त जानकारी देना। एक एग्जांपल दे दूं, जैसे मैंने कहा कि आई हैव अ कार, ठीक है, मेरे पास एक कार है,
ठीक है। अब जो कौन सी कार, इसमें कोई जानकारी नहीं है। और एक मैं कह दूं कि आई हैव मेरे पास में है, और मैंने कह दिया कि अ ब्लैक कार, और मैंने कहा कि मेरे पास में एक ब्लैक कार है, तो कैसी कार? ये देखो ब्लैक शब्द जो है ये कार के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, इसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव, इसी को कहते हैं मॉडिफायर। ठीक है। अब यूजुअली जो मॉडिफायर होता है वो संज्ञा से पहले भी आ सकता है, संज्ञा के बाद में भी आ सकता है। ठीक है। अगर संज्ञा से पहले आता है तो उसको प्री मॉडिफायर कहते हैं, यानी पहले आ गया प्री और बाद में आ गया तो उसको पोस्ट मॉडिफायर कहते हैं। ठीक है। यानी कि यूं समझो आप, किसी भी संज्ञा के बारे में जो अतिरिक्त सूचना है वो अतिरिक्त सूचना इससे पहले यानी कि प्री इसमें भी लगाई जा सकती है, और इसके बाद यहां पे भी लगाई जा सकती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि देखो एक फ्रेज समझना, अ हैंडसम बॉय, ठीक है, एक हैंडसम लड़का प्रेजेंट इन माई क्लास, जो मेरी क्लास में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन माई क्लास। अब जरा देखो, आप गौर से देखो, छोटी सी बात, अब ये है हमारा संज्ञा, ठीक है, ठीक है, और ये हैंडसम शब्द क्या है? इसी संज्ञा के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वो तो है कि नहीं? ये इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी। कौन सा लड़का? तो हमने कहा साहब जो हैंडसम है। ठीक है। तो ये पहले आ गया तो ये क्या कहलाएगा? प्री मॉडिफायर, राइट। और कौन सा लड़का, देखो उसके बारे में दूसरी जानकारी और से है, प्रेजेंट इन माय क्लास, कौन सा लड़का? जो मेरी क्लास में प्रेजेंट है। तो ये जो जानकारी है ये क्या है इस लड़के के बाद में, तो ये क्या हो गया जी? पोस्ट मॉडिफायर। ये जिंगल वाला समझ में आ रहा है? ध्यान समझना, ऐसी कोई सी भी चीज, ऐसे कोई सा भी वाक्य, उपवाक्य, ऐसा कोई सा भी शब्द, शब्दों का समूह जो संज्ञा के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है उसे ही हम कहते हैं एडजेक्टिव, उसे हम कहते हैं मॉडिफायर। ठीक है। अब क्या है, क्योंकि जो हम क्लोज पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्लोज कभी भी संज्ञा से पहले नहीं आता है, क्लोज हमेशा संज्ञा के बाद में जाता है। तो ऐसा क्लोज, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऐसा क्लोज जो संज्ञा की विशेषता बता दे, ठीक है, उसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लोज। अब यहां पे तो क्लोज नहीं है, क्योंकि क्लोज बनने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का आना जरूरी है। आपको पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, क्लोज में दो चीजें, दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक आपका क्या होता है सब्जेक्ट और एक आपका वर्ब। इसलिए ये एडजेक्टिव तो है ये, लेकिन ये क्लोजेस नहीं है, राइट। अब देखो, तो मैंने कहा कैसा लड़का, हाउ का मतलब क्या हो गया? कैसा लड़का, तो आंसर आया हैंडसम। या मैंने कहा विच बॉय, कौन सा लड़का, मैंने कहा विच बॉय, कौन सा लड़का, तो आपने कहा जो मेरी क्लास में प्रेजेंट है। ये हाउ और ये विच, बस इतना सा ध्यान रखे। चलिए अब आप एग्जांपल समझो। देखो एडजेक्टिव क्लोज, जैसे यहां पे देखो, डॉक्टर हु क्योर्ड मी इज वेरी फेमस। अभी आपको पहले एडजेक्टिव क्लोज समझा दूं, उसके बाद में हम ये समझेंगे कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आएगा। तो आराम से, तसल्ली से, धीरे धीरे समझते रहो। देखो मुख्य वाक्य कौन सा है? मैन क्लोज कौन सा है? मैन क्लोज है डॉक्टर इज वेरी फेमस हियर, कि वह डॉक्टर यहां बहुत प्रसिद्ध है। मुख्य वाक्य तो ये। अब मैं पूछूं कौन सा डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर बहुत प्रसिद्ध है? विच डॉक्टर, जैसे आपने कहा था यहां पे विच बॉय, तो यहां मैंने पूछा आपसे विच डॉक्टर, कौन से डॉक्टर की बात कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा विच बॉय, तो आपने कहा प्रेजेंट इन द क्लास, कौन सा लड़का जो क्लास में प्रेजेंट है। अब यहीं मैंने पूछा कौन सा डॉक्टर बहुत फेमस है? जिसने मेरा इलाज किया। तो गौर से देखो, ये रहा एक सब्जेक्ट, ये रही एक टेंस्ड वर्ब, है क्या नहीं है? इसका मतलब ये क्लोज बना हुआ है, और ये क्लोज क्या कर रहा है? इस संज्ञा का, ये विशेषण का काम कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, यानी कि इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव क्लोज। पॉइंट समझ में आया? फिर समझो, ऐसा कोई सा भी क्लोज जो क्या करे, किसी संज्ञा के
बारे में अतिरिक्त जानकारी दे, बस उसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लोज। ये एक बड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये सेकंड ग्रेड में बड़ा अच्छा टॉपिक है ये, और इसकी बड़ी क्लासेस आएगी यूट्यूब पर, आप लोगों के लिए नहीं, जो सेकंड ग्रेड में उसके लिए, आपके लिए तो उसके थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रख लो बस। क्वेश्चन संख्या 2 देखो, क्वेश्चन नहीं, अभी तो हम समझ रहे हैं केवल। आई हैव मैट द बॉय। अब इसमें मुख्य वाक्य कौन सा, मुख्य क्लोज तो, प्रिंसिपल क्लोज तो यही है, मुख्य उपवाक्य तो यही है, आई हैव मैट द बॉय, मैं उस लड़के से मिल चुका हूं। कौन से लड़के से मिल चुका हूं, तो आगे देखो, हु क्रैक्ड एसएससी, जिसने एसएससी पास करी। तो देख, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, क्लियर है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया जी, क्लोज बन गया, बन गया क्लोज। और ये क्लोज क्या कर रहा है, इसका फंक्शन क्या है, क्लोज का काम क्या है, तो ये काम है इस संज्ञा के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है कि कौन सा लड़का किस लड़के से मिल चुका हूं, जिसने एसएससी पास करी है। इसका मतलब ये जो क्लोज है सर, ये एडजेक्टिव क्लोज कहलाएगा। क्यों, क्योंकि काम ये एडजेक्टिव का कर रहा है ना, संज्ञा के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। और देखो तीसरा वाक्य, द मूवी विच आई वॉच्ड yesterday is quite inspiring। मुख्य उपवाक्य है द मूवी इज क्वाइट इंस्पायरिंग, कि वह मूवी बड़ी प्रेरणादायी है। क्या बोलते हैं, प्रेरणादायक बोलते हैं, वो प्रेरक है, काफी इंस्पायरिंग है। कौन सी मूवी, तो यहां देखो, विच आई वॉच्ड yesterday, जिसको मैंने कल देखा। तो देखो, ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, इसका मतलब क्लोज बन गया। क्या बन गया, क्लोज बन गया। और एक क्लोज क्या काम कर रहा है, इस मूवी के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। कौन सी मूवी, जो मैंने कल देखी। तो बताओ ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लोज। अब देखो, ये जो क्लोज है, ये तो ये नाउन क्लोज नहीं है। क्यों नहीं है, नाउन क्लोज होता तो ये सब्जेक्ट बनता, ये ऑब्जेक्ट बनता, यहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ ये, ठीक है। और देखो चौथा क्वेश्चन देखिए, ही हैज लॉस्ट मनी विच शी अर्न्ड लास्ट मंथ। उसने वह पैसा खो दिया है। कौन सा पैसा, मुख्य उपवाक्य तो यही है कि उसने पैसा खो दिया है। कौन सा पैसा, जो कि उसने लास्ट महीने में कमाया था। तो देखो, सब्जेक्ट है, सी क्या है, एक सब्जेक्ट है, ये अर्न्ड क्या है, एक वर्ब है। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर क्या बन गया, क्लोज बन गया। और क्लोज, इस क्लोज का काम क्या है, ये क्लोज सर इस संज्ञा के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, इसलिए ये क्लोज क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लोज कहलाएगा। आप यूं समझो इसको, ठीक है। अब देखो, इस क्लोज में से दो मार्क्स लेना चाहते हो ना, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। मैंने पिछली क्लास में भी आपको एक बात कही थी कि आप 2 में से 1 मार्क्स लेना चाहते हो, 1 मार्क तो मेरी क्लास मत लो यार, क्यों टाइम खराब करो, आ जाएगा 1 नंबर। लेकिन 2 में से 2 मार्क्स अगर आपको लेने हैं तो फिर आपको टॉपिक से ढंग से समझना है, ठीक है। चलिए सर, देखो यहां पे 5वां सेंटेंस, कुछ सेंटेंस एग्जांपल उसके लिए। द स्टूडेंट हुम आई टॉट हैज पास्ड। वह स्टूडेंट जिसको मैंने पढ़ाया पास हो गया। कौन सा स्टूडेंट, जिसको मैंने पढ़ाया। तो देखो, ये रहा सब्जेक्ट और पढ़ाया, ये रही वर्ब, ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है, क्लोज। और काम क्या कर रहा है, इस स्टूडेंट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। तो कुल मिलाकर अब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आप तो इतना सब समझो, कोई भी सब्जेक्ट और प्लस वर्ब, टेंस्ड वर्ब, यानी क्लोज बनेगा। और अगर ये क्लोज एडजेक्टिव का काम करेगा तो उसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लोज। ये तो है इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली, ठीक है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में नाउन क्लोज के बारे में बताया कि नाउन क्लोज का मतलब जो नाउन का काम करे, एडवर्ब क्लोज का मतलब जो एडवर्ब का काम करे। ये टॉपिक काफी एग्जामिक टॉपिक है ना। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आई डोंट नो, खैर हमारे माए बाप है, पता नहीं इस टॉपिक को क्यों डाला है। मैं सोचता था कि इससे बढ़िया दूसरे टॉपिक्स राजस्थान बोर्ड में होने चाहिए, है ना। टेंसेज हो सकते हैं, नरेशन हो सकता है, वॉइस हो सकता है, लेकिन ठीक है, आरबीएससी ने जो दिया है उसको करेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखो, मोटी मोटी बातें। आपके बोर्ड में क्या करेगा, 2 वाक्य देगा। अब हम बात करते हैं कि बोर्ड में ये सारी जो रामलीला मैंने सुनाई ना, ये नहीं आएगी, ये समझने की चीज थी केवल। बोर्ड में क्वेश्चन कैसा आएगा, बोर्ड में यूजुअली
आपको दो सेंटेंस देगा ऐसे। देखो अब हम बात करते हैं हाउ क्वेश्चंस आर पुट इन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पुट किए जाते हैं। तो यूजुअली आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, कि ब्रैकेट में इस्तेमाल किए दिए गए शब्द का इस्तेमाल करते हुए आपको दोनों वाक्यों को कंबाइन करना है। राजस्थान बोर्ड ने अब तक जो क्वेश्चन दिया है वो ऐसे दिया है। अभी मैं जिस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज ये 17 नवंबर 2023 है। अभी तक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना सैंपल पेपर नहीं दिया है। अगर सैंपल पेपर दे देता है और इसके अलावा कोई तरीका देता है तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। हो सकता है पूछने का तरीका वो ये दे दे कि इनको कंबाइन करके नाउन क्लोज बनाइए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो उसका तरीका अलग रहेगा। फिलहाल हम समझते हैं। देखो आपके पास में कुछ एग्जाम्पल आएंगे नाउन क्लोज के। मैं पहले बता दूं कि आपको ऐसे स्पेसिफिकली नहीं पूछेगा कि नाउन क्लोज का वाक्य बनाइए या एडजेक्टिव क्लोज का वाक्य बनाइए, ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। आपको जो क्वेश्चन देगा वो देगा दो सेंटेंसेस को कंबाइन करो और एक सेंटेंस बनाओ, ठीक है। आप कहोगे सर ऐसा तो सिंथेसिस में भी होता है। हाँ सिंथेसिस में होता है, लेकिन सिंथेसिस में ये जो शब्द है ना ब्रैकेट में ये नहीं देता है। सिंथेसिस में यूं बोलता है कि दोनों वाक्यों को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाओ, या फिर दोनों वाक्यों को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, या कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, या सिंपल सेंटेंस बनाओ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें, राइट। खैर अपने पॉइंट पे आते हैं। तो देखो आपको सबसे पहले क्या देखना है, ठीक है, कि नाउन क्लोज, और नाउन क्लोज जो आपको जुड़वाएगा, नाउन क्लोज जो आपको देगा वो देगा या तो दैट से कनेक्ट करने के लिए या किसी WH वर्ड से। 99% आपको दैट से कनेक्ट करवाएगा, ध्यान रखना। हालांकि नाउन देखो मैं फिर कह दूं, यहां पे मैं फिर डिस्क्लेमर डाल के कह देता हूं मेरे भाई, ये जो टॉपिक है ना ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं चाहूं तो इस टॉपिक के ऊपर तकरीबन 6 से लेकर 7 क्लासेस बना सकता हूं, हाँ ना। अभी मैं इसको सेकंड ग्रेड में पढ़ाऊंगा तो देखना बहुत बड़ा टॉपिक आएगा ये, लेकिन 12वीं क्लास के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें दैट से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको समझना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आपके ब्रैकेट में दैट दे दिया, अब आप सीधे तरीके से आओ कोई क्वेश्चन का सॉल्व कैसे करना है। तो आप ध्यान समझना, दोनों वाक्यों को समझना पहले। जैसे मैंने कहा यू हैव मेड अ मिस्टेक, पहला वाक्य बिल्कुल साधारण सा है, यू हैव मेड अ मिस्टेक, कि आपने गलती कर दी है। वी नो इट, हम इसे जानते हैं। अब गौर से देखो, ध्यान समझना यहीं से, ये इट किसके लिए आया है ये बताओ, सोचो 1 मिनट के लिए। दोनों वाक्यों को कंबाइन करके पढ़ो, हाँ ना, कोजॉइंट इनको पढ़ो और मीनिंग समझो कि आपने गलती कर दी है। पहला वाक्य, हम इसे जानते हैं, तो हम किसे जानते हैं, व्हाट वी नो। ये इट किसके लिए आया है, सोचो। ये जो इट है आप गौर से देखो, ये पूरा के पूरे इस वाक्य के लिए आया है। फिर देखो क्या लिखा हुआ कि आपने गलती कर दी है, यू हैव मेड अ मिस्टेक, पहले सूचना। वी नो इट, हम यह जानते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि आपने गलती कर दी है। क्लियर है? अब समझो, अब दैट कहां लगाना है, अब इसको कंबाइन करना है। तो देखो ये है सब्जेक्ट वी नो, ठीक है, और ये इट क्या है, ये आया है इस क्लोज के लिए, तो यहां लगाएंगे दैट। वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या, यू हैव मेड अ मिस्टेक। देखो आराम से, यू हैव मेड अ मिस्टेक, ये लीजिए, ये जुड़ गया और ये नाउन क्लोज से जुड़ा है। कैसे? हम जानते हैं, ये रहा सब्जेक्ट, हम जानते हैं, ये रही वर्ब, और हम क्या जानते हैं सर, हम जानते हैं कि आपने गलती कर दी है, ये रहा इस नो का ऑब्जेक्ट। तो देखो ये नो का ऑब्जेक्ट है, इसलिए नाउन क्लोज भी है। तो क्लोज के हिसाब से समझना चाहते हो तो देखो मैंने पहले कहा था क्लोज, अगर कोई भी क्लोज सब्जेक्ट का काम करे, अगर कोई भी क्लोज ऑब्जेक्ट का काम करे तो सर वो क्लोज नाउन क्लोज होता है, राइट। समझना ये कि मैंने सेकंड वाले क्लोज को, मुख्य वाक्य को पहले लिया है, इट को हटाकर दैट लगाया, किया कुछ नहीं, इस इट को हटाकर दैट लगाया और दोनों वाक्य को जोड़ दिया, कंबाइन हो गया और नाउन क्लोज बन गया।
आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि सर क्या ये हमेशा यहाँ पे इट ही आएगा? नहीं, यहाँ पे दिस भी आ सकता है, कभी कभी यहाँ पे दैट भी आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब देखो जरा दूसरे वाक्य पर हम लोग चलते हैं, दूसरे वाक्य को समझने की कोशिश करते हैं। आराम से समझो, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से तुम इसका काम कर लोगे। यू आर हार्ड वर्किंग, आप परिश्रमी हैं। इट इज एविडेंट टू अस, एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, ज्ञात, है ना। ये हमारे लिए क्या है? ज्ञात बात है, ध्यान समझना। फिर मैं समझो इस वाक्य को, यू आर हार्ड वर्किंग, आप परिश्रमी हैं। ठीक है, इट इज एविडेंट टू अस, ये है बात हम सबके लिए ज्ञात है। तो कौन सी बात हम सबके लिए ज्ञात है? वॉट इज एविडेंट टू अस। ये इट किसके लिए आया है? तो आप गौर से देखो, इस पूरे वाक्य के लिए क्या है? इट आया है। फिर देखो कि आप हार्डवर्किंग हैं, आप परिश्रमी हैं। यह है बात, इट का मतलब यह है बात हम सबके लिए क्या है? एविडेंट है, स्पष्ट है। तो हम के लिए हम हमारे लिए क्या स्पष्ट है? कि आप क्या है? हार्डवर्किंग है। अब क्या है? ध्यान से देखो, यहां जो इट आया था ये वर्ब के बाद में आया था, ये ऑब्जेक्ट था। लेकिन यहां पर जो इट आया है ये इस वर्ब से पहले, इसका मतलब ये इट क्या है? सब्जेक्ट है। दोनों में डिफरेंस आया। अब सवाल ये होता कि दैट कहां लगेगा? दैट कहां लगेगा? तो देखो इसका उत्तर हो सकता है दो। इस प्रकार के वाक्य का उत्तर दो होगा, ध्यान समझना। पहला होगा कि इसको काट के इट को हम दैट लगा दें स्टार्टिंग में, क्लियर। और ये जो पहला ये वाक्य पहला, इसको एज इट इज उतार दे, दैट यू आर हार्ड वर्किंग, कि आप हार्ड वर्किंग हैं। देखो दैट के बाद में लगा दिया। अब क्या बच गया? देखो यहां पे हमने क्या लगाया था? दैट। अब बच गया इज एविडेंट। इज एविडेंट को हम यहां उतार दें, इज एविडेंट टू अस, इज एविडेंट टू अस। ये लीजिए, दैट यू आर हार्ड वर्किंग इज एविडेंट टू अस। करेक्ट वाक्य ये, ठीक है ना। इस वाक्य में कोई अशुद्धि नहीं है। लेकिन इसको ऐसे भी किया जा सकता है, ध्यान समझिएगा, इसको ऐसे भी किया जा सकता है कि इस पूरे वाक्य को उतार लिया जाए ऐसा का ऐसा, इट इज एविडेंट टू अस, इट इज एविडेंट टू अस, और यहां पे लगा दिया गया दैट, और दैट में लगाकर इस पूरे वाक्य को एज इट इज उतार दिया जाए, दैट यू आर हार्ड वर्किंग। ये लीजिए, ये दोनों ही तरह से वाक्य क्या है? दोनों ही तरह से वाक्य क्या है? किया जा सकता है। दोनों इस तरह से वाक्य क्या है? ये शुद्ध है। ठीक है, समझने की बात क्या है? अरे समझने की बात इसमें केवल इतनी सी है कि ऊपर वाले वाक्य में ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया था इट। देखो कहां गया वो, ये इट ऑब्जेक्ट की जगह पे, इसलिए हमने यहां से लेकर यहां तक उतारा, इसकी जगह पे दैट लगाया और इस वाक्य को एज इट इज लगा दिया। लेकिन अगर इट पहले वाले वाक्य के लिए आया हुआ इट अगर सब्जेक्ट बना हुआ है, तो आप इस तरह से भी इसका क्या कर सकते हो? कंबाइन कर सकते हो, और आप इसको इस तरह से भी कंबाइन कर सकते हो, चॉइस आपकी है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो नीचे वाले वाक्य में चलो, फिर देखो, डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, हैज रूइंड इकोनॉमी। कि डीमोनेटाइजेशन जानते हैं ना आप लोग, वो नोटबंदी। तो नोटबंदी ने क्या कर दिया? इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया था। ये बात सही है। खैर, दिस हैज बिकम क्लियर नाउ। ध्यान समझना कि नोटबंदी ने इकोनॉमी, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। यह है बात, दिस का मतलब यह है। अब देखो इट नहीं आया, दिस आया, दिस हैज बिकम क्लियर नाउ। यह बात अब स्पष्ट हो चुकी है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो दिस आया है, कौन सी बात स्पष्ट हो गई है? तो आप कहोगे सर कि डीमोनेटाइजेशन ने हमारी इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया। तो वापस देखो, अब कहे कि इन दोनों वाक्यों को कंबाइन करके एक वाक्य बनाओ, और जोड़ना किससे है? दैट से। ठीक है, तो आप ये समझो जो दिस आया है, देखो ये वर्ब से पहले आया है। इसका मतलब दो तरीके हैं, या तो इसको काटेंगे और इस वाक्य को हम दैट से स्टार्ट कर देंगे, ऐसे कि दैट, और उसके बाद में पहला वाक्य दैट डीमोनेटाइजेशन, और मैं पूरा लिख देता हूं, डीमोनेटाइजेशन हैज रूइंड,
कि डीमोनेटाइजेशन ने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया है किसको, इकोनॉमी को। यह आ गया पहला वाक्य। अब दिस कटने के बाद में क्या बचा था, हैज बिकम क्लियर। तो सर इस हैज बिकम क्लियर को उसके बाद में लिख देना, हैज बिकम क्लियर नाउ। ये लीजिए, एक तरीका हो गया इसका ये, या आप चाहो तो उसको यू से भी लिख सकते हो, दिस हैज बिकम क्लियर नाउ दैट। आप ये नहीं लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दिस हैज बिकम क्लियर नाउ दैट डीमोनेटाइजेशन हैज रुइंड इकोनॉमी। ये ऐसे भी हो सकता है। क्लियर है? तो देखो आपको अधिकतर जो वाक्य देगा वो देगा दैट के, ठीक है। तो दैट को दोनों तरफ से देख के जाना, दैट सब्जेक्ट के रूप में और दैट ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। हो सकता है कभी कभी आपको ये व्हाट का क्वेश्चन दे दे। मैंने अभी आपको कहा कि WH वर्ड से भी क्या कर सकता है, आपको क्लोज का क्वेश्चन दे सकता है, WH वर्ड से भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो what is the man saying, आदमी क्या कह रहा है, I do not understand it, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। इट किसके लिए आया, ये इट आया है जो कुछ आदमी कह रहा है उसके लिए, ठीक है। तो ये लीजिए, व्हाट से कनेक्ट करना है, ये लो आसानी से हो जाएगा। I do not understand, इस इट की जगह तो आ गया ये व्हाट, ठीक है। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, ध्यान से। आपने व्हाट लगा दिया, अभी जो इज है ना, यहां पे इज एम आर कोई सी भी सहायक क्रिया डूडस को छोड़कर, ठीक है, डिड को छोड़कर आ जाए तो उसको हमेशा सब्जेक्ट के बाद में लगाना है। यानी कि द मैन इज, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज, यहां पे इज आ रहा है इस मैन से पहले, और जब हमने इसको यहां कंजंक्शन बनाया, जोड़ा, तो ये जो इज है ये सब्जेक्ट के बाद में चला जाएगा, ठीक है। और आगे का वाक्य आपने ऐसे कैसे लिख दिया, व्हाट इज क्या था ये, हाँ, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द मैन इज सेइंग। और ये क्या रहेगा, ये जो क्या है क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा, फुल स्टॉप। तो इस तरह का क्वेश्चन यूजुअली राजस्थान बोर्ड में नहीं देता है, राइट। और दे भी दे तो आसानी से आप कर सकते हो। आपको जो यूजुअली क्वेश्चन देता है वो देता है दैट से कनेक्ट करने का। तो एक बार आप वापस देख लो, मोटी मोटी बातें आपको समझनी है कि दैट से जुड़ेगा तो आप यू ट्रिक भी अपना सकते हो। हालांकि मैं ट्रिक व्रिक में ज़्यादा विश्वास नहीं करता, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन दोनों वाक्यों के बीच में यूजुअली दैट लगा दिया जाता है, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए आपको लगता है पता नहीं क्या हुआ, दोनों वाक्य के बीच में दैट लगा गया ना, राइट, आपका काम हो जाएगा। सेकंड वाला वाक्य यूजुअली पहले आता है, वो देख लेना कि वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है कि सब्जेक्ट की जगह पे। ये ट्रिक है, ट्रिक हमेशा काम नहीं करती है, राइट, काम तो कॉन्सेप्ट ही करेगा। तो इस तरह से आपने क्या देगा, हमें दैट से कंजंक्शन के क्वेश्चन दे सकता है। एडजेक्टिव क्लोज में यूजुअली क्या देगा आपको, दोनों वाक्य को हु से भी कनेक्ट करवा सकता है, देखो मैंने हु दिया है यहाँ पे, और हुम से भी कनेक्ट करवा सकता है, और आपको विच से भी कनेक्ट करवा सकता है। अब आपको छोटी छोटी बातें पहले हु के बारे में समझनी है, ध्यान से। आप हु के बारे में छोटी छोटी 2-3 बातें ध्यान रखोगे, ठीक है। देखो बच्चों, हु जो होता है और हुम, और एक हमारे पास में शब्द है विच, हालांकि इसमें दैट भी आता है, ठीक है। इसमें क्या आता है, दैट भी दे देता है एडजेक्टिव क्लोज में। आप इन दोनों शब्दों के बारे में पहली बात क्या ध्यान रखोगे कि ये दोनों शब्द पर्सन के लिए आते हैं, यानी व्यक्ति के लिए आते हैं, यानी मनुष्यों के लिए आते हैं, हु और हुम। अंतर क्या है, अंतर यह कि हु जो होता है ये एक वाक्य में सब्जेक्टिव केस का होता है, यानी कर्ता कारक होता है। मतलब ये वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है, और इसके बाद में हमेशा क्या आती है, वर्ब आती है। ये ध्यान रखना, हु के बाद में क्या आती है, वर्ब आती है। भाई सब्जेक्ट के बाद में आती है वर्ब है। तो हु के बारे में 2 बातें, पहली बात कि हु पर्सन के लिए आता है, दूसरी बात हु क्या होता है, सर हु कर्ता कारक होता है, राइट। हुम देखो, हुम के बारे में कॉमन चीज आ गई पर्सन के लिए, लेकिन हुम क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ये कर्म कारक होता है, ऑब्जेक्टिव केस का शब्द है ये। तो इसके तुरंत बाद में, यानी हुम के तुरंत बाद में आपको कभी भी वर्ब नहीं दिखेगी। इसके तुरंत बाद में
आपको एक सब्जेक्ट दिखेगा और एक वर्ब दिखेगा। अभी हम आगे देखेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। अंतर यह है, हु के तुरंत बाद में आपको वर्ब दिखाई देगी, ठीक है, और हुम के तुरंत बाद में आपको एक सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई देगा। अब क्या है, विच क्या है? देखो जो विच है, जितनी भी थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, निर्जीव जो चीजें हैं, और एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स है ना, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? विच लगाते हैं, ठीक है, दोनों स्थितियों में, कर्ता कारक के लिए भी और कर्म कारक के लिए भी, ठीक है। और दैट, इसका कहानी कुछ और है, हालांकि ये पर्सन के लिए, थिंग्स के लिए, सबके लिए आता है, लेकिन ये आपके सिलेबस का टॉपिक नहीं है। यूजुअली आपको एडजेक्टिव क्लोज कभी भी दैट से नहीं देगा, आपको देगा तो हु से देगा, या फिर हुम से देगा, या फिर क्या से, विच से देगा। ये एक अलग प्रकार का क्या आता है, टॉपिक है। खैर, अब देखो पॉइंट हम समझेंगे। देखिए एडजेक्टिव क्लोज, आपको तो यूं आपको पूछेगा थोड़ी भाई एडजेक्टिव क्लोज कैसे कहते हैं, आपको सीधे सीधा पूछेगा कि भैया कंबाइन करके दिखाओ, तो आपको ध्यान देना है। देखो आपको कहेगा कि दोनों वाक्य को हु से कनेक्ट करो, ध्यान से समझना, अभी क्लियर हो जाएगा। द गर्ल हैज गॉन आउट, लड़की चली गई है, ठीक है, लड़की चली गई है। शी वॉन्टेड टू सी यू, वो आपसे मिलना चाहती थी, वो आपसे मिलना चाहती थी। तो पहले तो मुझे बताओ कि जो शी है ये किसके लिए आया है, बताइए। ऊपर वाले वाक्य में किस शब्द के लिए क्या आया है? शी आया है। तो आप ये कहेंगे कि सर ये शी क्या है? ये आया है लड़की के लिए। क्लियर है? क्लियर है? ओके। नीचे वाला वाक्य देखो, आई हैव सीन द बॉय, मैं उस लड़के से मिल चुका हूं, ठीक है। ही हैज क्रैक्ड द एग्जाम, उसने एग्जाम पास कर लिया है। तो सर ये जो ही है, अब मुझे बताओ ये ही किसके लिए आया है? तो आप सही सोच रहे हो कि ही किसके लिए आया है? सर ये ही आया है इस लड़के के लिए। अंतर समझ में आ रहा है आपको? सर ही और शी का अंतर तो पता है, अरे वो अंतर नहीं है। अब जिस पॉइंट को मैं कहना चाहता हूं उसको समझना। कई बार स्टूडेंट समझ नहीं पाता कि हु का इस्तेमाल करूं किस जगह पे। कई बार स्टूडेंट दोनों वाक्य के बीच में हु लगा के आ जाता है और सोचता कि सही हो गया, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। अब ध्यान से समझना, आपने क्या देखा पहले वाले वाक्य में, ये जो शी है ये किसके लिए आया? इस लड़की के लिए। तो शी को तो काटकर हमने लगा दिया हु, क्लियर है। और यहां पे क्या बच गया? हु वांटेड टू सी यू, तो ये तो हमने एज इट इज लिखा दिया, हु वांटेड टू सी यू। देखो ये बन गया क्लोज। अब ये जो टुकड़ा हमने बना लिया है हु वांटेड टू सी यू, इसको कहां लगाएं? इसको इस वाक्य की इस जगह पे लास्ट में लगाएं, या इस जगह पे लगाएं, इस लड़की के बाद में लगाएं? यह है सवाल। तो आपको समझना यह कि आखिर में ये शी आया किसके लिए था? देखो इस लड़की के लिए आया था, इसके लिए आया था ना। इसका मतलब पहले इस लड़की को लिखा जाएगा द गर्ल, यानी कि पहला जिसके लिए आया है। अब लगेगा हु इस जगह पे, राइट। और हमने पूरा वाक्य ले लिया, क्या बच गया? हैज गॉन आउट। तो ये हैज गॉन आउट को हम क्या लिखेंगे? लास्ट में लिखेंगे हैज गॉन आउट। इस वाक्य को आप ऐसे मत करके आ जाना, कई बच्चे करके आ जाएंगे द गर्ल हैज गॉन आउट हु वांटेड टू सी यू, ये गलत सेंटेंस होगा, ठीक है। नीचे वाले वाक्य को देखो, आई हैव सीन द बॉय, मैं उस लड़के से मिल चुका। कौन सा लड़का? तो इस ही को हटाकर हमने लगाया हु, क्या लगा दिया? हु, क्लियर है। और इसके बाद के वाक्य को हमने एज इट इज उतार दिया, हु हैज क्रैक्ड द एग्जाम, जिसने एग्जाम पास कर लिया है। अब ये टुकड़ा कहां लगेगा? ये इस आई के बाद में लगेगा या लड़के के बाद में लगेगा? तो सर ये आई के बाद में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये ही जो था ये आई के लिए नहीं आया था, बॉय के लिए आया था। इसका मतलब पहला वाक्य एज इट इज लिखा जाएगा, आई हैव सीन द बॉय, मैं उस लड़के से मिल चुका हूं जिसने एग्जाम पास किया है। तो देखो यहां पर हु आया है सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के बाद, और यहां हु आया है इस ऑब्जेक्ट के बाद। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर ये जो प्रोनाउन हमने हटाया है, ये हटाया था सब्जेक्ट के लिए, तो इसको सब्जेक्ट के साथ में लगाया, और यहां पे जो ये प्रोनाउन आया था ऑब्जेक्ट के लिए, इसके साथ में लगाया। क्लियर? दो एग्जाम्पल आप करके देख लो छोटे से। ये लो,
कोई मुश्किल नहीं है, आराम से करके आ जाओगे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए, रोहित शेट्टी इज अ फेमस डायरेक्टर, ही डायरेक्टेड द गोलमाल सीरीज। अब बताओ इसमें हु कहां लगेगा। देखो, रोहित शेट्टी इज अ फेमस डायरेक्टर, ये तो पहला वाक्य हो गया कि रोहित शेट्टी क्या एक फेमस डायरेक्टर है। ही किसके लिए आया है, ये आया है रोहित शेट्टी के लिए। क्लियर है। तो ये ही तो हटेगा, इसकी जगह पे क्या लग गया, हु। क्या लग गया, हु। और ये वाक्य एज इट इज आ गया, हु डायरेक्टेड ओके द गोलमाल सीरीज, जिसने गोलमाल सीरीज को क्या किया है, डायरेक्ट किया है। ये हमने एक क्लोज बना दिया। अब ये कहां लगेगा, इस क्लोज को, इस टुकड़े को मैं यहां लगाऊं या इसको रोहित शेट्टी के बाद में यहां लगाया जाए, तो कहां लगेगा। सर ये हु आया था ही के लिए और ही आया है सब्जेक्ट के लिए, इसका मतलब इसको सब्जेक्ट के बाद में लगाया जाएगा। इतनी सी बात ध्यान रख लो और कुछ भी नहीं। ये लीजिए, रोहित शेट्टी हु डायरेक्टेड गोलमाल सीरीज, और क्या बच गया, इज अ फेमस डायरेक्टर, उसको आप यहां पे उतार दो, इज अ फेमस डायरेक्टर। क्लियर, कोई मुश्किल नहीं है। और देखो 8वां वाक्य, आप देखो इसको, देखो द प्रिंसिपल पनिश द गर्ल, कि प्रधानाचार्य महोदय ने उस लड़की को सजा दी। कौन सी लड़की, शी स्कोर्ड वेरी पुअर मार्क्स, जिसने बहुत पुअर मार्क्स स्कोर किए। तो सर ये शी किसके लिए आया, यह आया है इस लड़की के लिए। क्लियर है। तो इसको काट के हमने क्या लगा दिया, हु। अब ये हु के बाद में जो वाक्य जुड़ेगा, हु स्कोर्ड वेरी पुअर मार्क्स। अब ये जो टुकड़ा हमने बनाया है, आप खुद बताओ इस टुकड़े को कहां लगाया जाना चाहिए। प्रिंसिपल के बाद में इस जगह पे या इस जगह पे, बिल्कुल ही, क्योंकि लड़की के लिए आया तो कहां लगेगा, ये इस जगह पे लगेगा। बस खत्म कहानी। इतना सा बात आपको हु में ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि दोनों वाक्यों के बीच में हमेशा हु लगा दो, ऐसा नहीं होगा। दोनों वाक्यों के बीच में हमेशा हु नहीं आता है। कई बच्चे ये सोचते हैं दोनों वाक्यों के बीच में हु लगा दो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये कि ये बात आपको हुम में ध्यान रखनी है। हाँ ना, ये कि ये बात आपको हुम में ध्यान रखनी है। देखो ध्यान से, राइट, पॉइंट समझते रहो ध्यान से। होम के 4 वाक्य, 2 मैं करूंगा, 2 आप करोगे। मैं 2 ही करके दिखा रहा हूं, 2 आप कर लेना। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, दोनों वाक्यों कर लेना। आई हैव सीन द गर्ल, मैं उस लड़की से मिल चुका हूं। यू सेंट हर, जिसको आपने भेजा। तो मुझे बताओ ये हर किसके लिए आ रहा है, हर आ रहा है इस लड़की के लिए। क्लियर है। तो इसको तो काटेंगे हम और हुम लगाएंगे, लेकिन हुम यहां नहीं आएगा, हुम आएगा यहां पे, ध्यान रखना। तो हमने क्या बना दिया, ये बना दिया हमने हुम, यू और सेंट। कई बच्चे हर भी लगा के आते हैं साथ में, नहीं होगा ऐसा। आपने अगर होम, देखो ये होम का क्या होता है, मैंने बताया होम एक ऑब्जेक्टिव वर्ड होता है। तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया तो फिर आपको हर का इस्तेमाल नहीं करना, ध्यान रखना, यहाँ पे नहीं आएगा। तो होम यू सेंट, ये हमारा टुकड़ा बन गया। अब इस टुकड़े को हम इस आई के बाद में लगाएं या इस गर्ल के बाद में लगाएं, तो समझने की बात है कि ये हर आया किसके लिए था, आई के लिए, इसके लिए गर्ल के लिए, गर्ल के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये लीजिए, ये बन गया हमारा आंसर। आई हैव सीन द गर्ल, ठीक है, आई हैव सीन द गर्ल, मैं उस लड़की से मिल चुका हूं, हु यू सेंट, जिसको कि आपने भेजा था, और ये बन गया हमारा आंसर। कितनी आसानी से बात समझ में आ गई। दूसरा वाक्य देखो, यू हैव मेट द स्टूडेंट, आप उस विद्यार्थी से मिल चुके हो, हुम आई, या आई हैव टॉट हिम, जिसको मैं पढ़ा चुका हूं। तो ये देखो हिम किसके लिए आया है, सर ये हिम आया है इस स्टूडेंट के लिए। क्लियर है। तो इस हिम को तो हटाकर हमने इसके आगे लगा दिया हुम, और क्या लिख दिया, हुम आई हैव टॉट, जिसको मैं पढ़ा चुका हूं। ये तो बन गया हमारा एक क्लोज। लगाना कहाँ है इसको, यू के यहां पे लगाएं कि यहां पे लगाएं, क्योंकि ये हिम आया था स्टूडेंट के लिए, इसका मतलब ये लिखा जाएगा ऊपर वाले वाक्य की जैसे ही, यू हैव मैट द स्टूडेंट, यू हैव मैट द स्टूडेंट, यहाँ बीच में स्टूडेंट लगा देना यार, मेरी हैंडराइटिंग खराब हो गई। यू हैव मैट द स्टूडेंट, आप उस स्टूडेंट से मिल चुके हो हुम आई टॉट। क्लियर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नीचे वाला वाक्य जो है वो विच का है, यही बात आपको विच में ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, देखो, द कार इज वेरी डियर टू मी, कार मुझे बहुत प्यारी है। इट वॉज गिफ्टेड
टू मी बाय माई फादर, इससे मेरे पिताजी ने मुझको गिफ्ट किया था। तो देखो ये इट किसके लिए आया है? कार के लिए। इट तो कार के लिए आया होगा। तो इस विच का इस्तेमाल करना है, तो मैंने क्या किया, इसको इट को हटाकर यहां लगा दिया विच, और लगा दिया पूरा वाक्य ऐसा कैसा, विच वॉज गिफ्टेड, जिसको गिफ्ट किया गया, टू मी, मुझको, बाय माई फादर, मेरे फादर के द्वारा। ये तो बना दिया क्लोज। अब ये जो हमने क्लोज बनाया है इसको लगाना कहां पे? इसको मी के बाद में लगाऊं या कार के बाद? तो ये विच, ये इट आया था कार के लिए, ना कि मी के लिए। इसका मतलब पहले द कार आएगा, द कार विच वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई फादर। अब क्या बच गया? अब बच गया ये इज वेरी डियर टू मी, तो इसको आप यहां लगा सकते हो, इज वेरी डियर टू मी, ये मेरे लिए बहुत डियर है। ये लीजिए कंप्लीट। अब इसी प्रकार देखो, हैव यू बॉट द बुक, क्या तुमने वो किताब खरीद ली है? इट इज रिटन बाय मी, जिसका मेरे द्वारा लिखा गया है। तो ये इट किसके लिए आया? ये आया है सर इस बुक के लिए। तो इस इट के लिए तो हमने लगा दिया विच, क्या लगा दिया? विच इज रिटन, ये लीजिए, विच इज रिटन बाय मी। क्लियर है? अब ये जो टुकड़ा हमने बना लिया, कहां लगाऊं इसको? ये लगेगा बुक के पहले, तो इसका मतलब पूरा ये बनेगा, हैव यू बॉट, कि क्या तुमने खरीद ली है वह किताब, द बुक, क्या तुमने वो किताब खरीद ली है, विच आई हैव रिटन, विच इज रिटन बाय मी, और लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। खत्म कहानी। ऐसे आपको कंबाइन करना। एक बार इनको क्वेश्चंस को वापस अच्छी तरह क्या करोगे आप लोग, अच्छी तरह देखो, खुद बना के देखो। देखो ऐसा है, जो भी मैं आपको करवा रहा हूं इन सभी क्वेश्चंस को एक बार खुद करके देखो, है ना? सोचो कि मैंने कहां क्या लगाया। इसमें गलती इसी चीज की होती है, कंबाइन करने में गलती इसी चीज की होती है, दोनों के बीच में वो जो WH वर्ड या जो भी आपको कंजंक्शन दे रहा हूं किस जगह लगाना है, गलती इस चीज की होती है और किसी चीज की गलती नहीं होती है। आइए जरा और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो विच, हाँ ना, अब आप खुद करके देखो विच, मैं केवल जुबानी बताऊंगा आपको, करके देखो। द डॉग सीम्स हंग्री, कुत्ता भूखा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। इट इज सिटिंग ओवर देयर, या वहां बैठा हुआ है। तो आप ये खुद सोचोगे इट किसके लिए आया है? तो निश्चित रूप से इट आया है डॉग के लिए। क्लियर है? तो इस इट की जगह तो हम क्या लगाएंगे? विच। तो क्या बन गया? विच इज सिटिंग ओवर देयर, बन गया टुकड़ा। अब इस विच इज सिटिंग ओवर देयर को कहां लगाएं? इसको हंग्री के बाद में लगाऊं कि डॉग के बाद में? तो ज्यादा अप्रोप्रिएट जगह कौन सी है? डॉग के बाद में। द डॉग विच इज सिटिंग ओवर देयर, कुत्ता जो वहां पे बैठा हुआ है, सीम्स हंग्री, ये इसका आंसर होगा। ठीक है? और देखो तो 13, अब एडवर्ब क्लोज को देख लेते हैं। यहां तक हमने देखो दैट से वाक्य को जोड़ना सीखा, हु से वाक्य को जोड़ना सीखा, हुम से वाक्य को जोड़ना सीखा, ठीक है, विच से वाक्य को जोड़ना सीखा। आपको यूजली इसी लेवल पे देता है। 12वीं क्लास में कोई क्वेश्चन आप पिछले साल के पेपर्स उठा के देखो, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता, सामान्य सा क्वेश्चन आता है। हाँ, मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ बहुत सारे लोग इस टॉपिक को 12वीं क्लास के बच्चों को ऐसा पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, ऐसा पढ़ा जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे हो। समझ आ गया? मैं चाहता तो मैं भी उसको उसी लेवल पे ले सकता था, लेकिन क्या मतलब है, 12वीं क्लास के चुन्नू मुन्नू से चिंटू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना? आप ये कहोगे सर हमको आपने चिंटू बोल दिया। हाँ, तो भी चिंटू ही तो 12वीं क्लास के बाद में बड़े होंगे तुम, है ना? कहने का मतलब तुम्हारे पेपर में बहुत लाइट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो ज़्यादा नहीं पढ़ने का है, कम पढ़ो, सटीक पढ़ो। ठीक है? देखो एडवर्ब क्लोज में कुछ नहीं होगा सर, समय को जुड़ने वाले क्लोज आपसे बनवाएगा। जैसे मैंने कहा दोनों वाक्य को वैन से जोड़ो, कॉमन सेंस। अब यहाँ पे कॉमन सेंस लगा लेना मेरे भाई। वी स्टैंड अप, हम खड़े हो जाते हैं। द टीचर एंटर्स द क्लास, टीचर क्लास में प्रवेश करते हैं। तो हम कब खड़े होते हैं? जब टीचर क्लास में प्रवेश करते हैं। तो ये लीजिए वी स्टैंड अप, दोनों वाक्यों के बीच में क्या लगा सकते हो? लगा दीजिए वी स्टैंड अप, हम खड़े हो जाते हैं कब? ये लगा दिया व्हेन द टीचर एंटर्स द क्लास। ये लीजिए, इसको यूं भी लिख सकते हैं व्हेन द टीचर एंटर्स द क्लास, व्हेन द टीचर एंटर्स द क्लास वी स्टैंड अप। ये यूं भी हो सकता है। थोड़ा सा डिफरेंस, मीनिंग में हल्का सा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन वो आपके काम का नहीं है। ठीक है? आप चाहो तो इसको यहां लगा दो, आप इस वाक्य को लिख सकते हो वी स्टैंड अप व्हेन द टीचर एंटर्स द क्लास,
या आप लिख सकते हो व्हेन द टीचर एंटर्स द क्लास वी स्टैंड अप। बोथ सिचुएशन जो इसमें आई है, दोनों में वाक्य क्या है, सही है। ठीक है। द फायर ब्रोक आउट, आग फैल गई। ब्रोक आउट तुम्हारे फ्रेजल वर्ब में भी है। ऑल रैन आउट ऑफ द रूम, सबके सब कमरे से बाहर भागे। तो एज सुन एज का मतलब क्या होता है? एज सुन एज का मतलब होता है जो ही, जैसे ही। अब मैंने कहा इसको आप यूज करो, तो आप लिख सकते हो कि एज सुन एज, लिख सकते हो एज सुन एज फायर ब्रोक आउट, जैसे ही आग लगी। और दूसरा वाक्य लिख दो ऐसा कैसा, ऑल रैन आउट ऑफ द रूम, हो गया। या यू भी लिख सकते ऑल रैन आउट ऑफ द रूम एज सुन एज फायर ब्रोक आउट, ये भी करेक्ट है कि सभी लोग कमरे से बाहर भागे जैसे ही आग लगी, या जैसे ही आग फैली सब लोग कमरे से बाहर निकले। तो आप यहां कॉमन सेंस लगा के आप काम करोगे। ठीक है। ये वाक्य देखो, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, यानी कि जहां विल होती है वहां रास्ता होता है। ये लीजिए वेयर स्टार्टिंग में लगा दो, वेयर देयर इज अ विल, कि जहां विल होती है, कॉमा देयर इज अ वे, वहां क्या होता है, जहां चाह होती है वहां राह होती है। जस्ट वेयर को स्टार्टिंग में लगा दिया, हो गया काम। या यूं भी लिख सकते हैं देयर इज अ वे वेयर देयर इज अ विल, लेकिन करेक्ट इसका जो अप्रोप्रिएट है वो रहेगा वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। खत्म कहानी इसकी। ठीक है। और देखते हैं एक आध, देखो वेयर, देखो देयर इज वाटर देयर इज लाइफ, जहां पानी है वहां जीवन है। तो कहां लगेगा, ये लीजिए साहब, इस वेयर को कहां लगाओगे, स्टार्टिंग में वेयर देयर इज वाटर देयर इज लाइफ। ये लीजिए मैं लिख देता हूं वेयर देयर इज वाटर, कि जहां पानी होता है, कॉमा देयर इज लाइफ, वहीं क्या होता है, जीवन होता है। ये हो गया, फुल स्टॉप, खत्म कहानी। तो कोई इतना मुश्किल नहीं आएगा, आसान से आएगा, लेकिन थोड़ा समझ के करना, है ना। देख मेरे भाई, क्रिकेट खेलते हो आप लोग? हाँ, खेला करो, क्रिकेट कोई बुरी चीज़ नहीं है राइट। सारे गेम, हालांकि मैं थोड़ा सा क्रिकेट से इसलिए नाराज़ रहता हूँ कि क्रिकेट के कारण हम बाकी गेम्स हमारे देश में थोड़ा सा कमज़ोर हो जाते हैं। खैर, क्रिकेट में क्या होता है आप नोट किया करो, आप जब क्रिकेट खेलते हो तो आपका विकेट यूजुअली उस बॉल पे उड़ता है जिस बॉल पर आपको 6 मारने की इच्छा करती है। ठीक है। यानी कि आपको लगता है इस बॉल पे मैं 6 यानी बाउंड्री पार पहुंचाएंगे, और मालूम पड़ेगा कि वो बॉल आपको ही पार पहुंचा दी। इसका मतलब जिस चीज़ को हम आसान समझ के खेलते हैं कभी कभी वही घातक हो जाती है। यहां तुम लोगों के साथ में वही होगा। आसान किसी को मत समझना, भले वो कितना भी आसान हो, उसको आसान नहीं समझना, उसको पूरा ध्यान से करना है। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है। चलिए अब देखो, सो दैट से कनेक्ट कर सकते हैं। शी इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। शी कैन नॉट वॉक। अब सो दैट में ध्यान क्या रखना है, तो देखो आंसर होगा कि शी इज, ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट लाइट कर लेते हैं इसको, कि शी इज। आप सो लगाओगे तो आपको वेरी हटाना है। ठीक है। सो लगाओगे तो वेरी हटाओगे, तो शी इज सो वीक, कि वो इतनी कमजोर है। अब आएगा दैट, और इसके बाद में ये वाक्य एज इट इज आ जाएगा, शी कैन नॉट वॉक। ये लीजिए, हो गया, है ना, हो गया आपका। ठीक है। एडवर्ब क्लोज हो गया ये। द रूम इज वेरी स्मॉल वी कैन नॉट लिव इन इट, कि रूम इतना छोटा है कि हम रह नहीं सकते। तो देखो कहां लगेगा, इस वेरी को हटाया हमने और यहां तो लगा दिया सो, और इन दोनों के बीच में लगा दिया दैट, और इस डब्ल्यू को क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया। ये लीजिए, द रूम इज वेरी स्मॉल, द रूम इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट लिव इन इट। ये लोग करेक्ट हो गया, क्या दिक्कत है इसमें। आगे देखो, एज, एज का मतलब यूजुअली चूंकि होता है ना। अभी एक आप तुम्हारे भी एक टॉपिक है कंजंक्शन, इस बार जुड़ा है ना। और इस क्लास के बाद में अगली क्लास में कंजंक्शन की देने वाला हूं, और कंजंक्शन की क्लास एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आएगी, तो उसमें देखना कंजंक्शन बहुत लंबा टॉपिक है। 12वीं क्लास में भी इस बार कंजंक्शन जोड़ेंगे, ये टॉपिक ठीक है ना, बजाय ये क्लोजेस को जोड़ने से बढ़िया कंजंक्शन वाला टॉपिक आपके 12वीं क्लास में अच्छा टॉपिक है। ठीक है। तो ये एज है, इस एज कंजंक्शन के बहुत सारे मतलब होते हैं। उन मतलबों में से एक मतलब होता है इसका चूंकि, कमजोर रीजन। ठीक है। तो देखो,
ही स्टार्टेड लेट, उसने लेट शुरू किया, ही मिस्ड द बस, वो बस उसकी छूट गई। क्यों छूट गई? तो ध्यान रखना, एज हमेशा स्टार्टिंग में लगाना। एज ही स्टार्टेड लेट, चूंकि उसने लेट शुरू किया, कॉमा ही मिस्ड द बस, उसकी बस छूट गई। तो यूजुअली आपको 12वीं क्लास में जो आपको इस टॉपिक देगा ना, देखो ये तो मैंने आपको और आगे का बता दिया, यूजुअली यहां से क्वेश्चन ना के बराबर पूछता है। 12वीं क्लास में जो क्वेश्चन पूछेगा ना मेरे भाई, वो पूछेगा या तो, देखो सिंपल सी बात है, या तो दैट से, या हु से, या होम से, या विच से। यह है 12वीं क्लास का लेवल। केवल कभी कभार हो सकता है कि वो व्हाट से, और कभी कभार हो सकता है कि वो आपसे वैन से क्वेश्चन कर ले, ठीक है, यूजुअली। और ज्यादा ही किस्मत ही खराब हो तो चलो ठीक है, वो सो दैट से क्वेश्चन कर लेता है, तो भी इतना मुश्किल नहीं है। तो मैं फिर कह दूं, 12वीं क्लास में इतना लंबा चौड़ा मत पढ़ना। मैंने देखा कोई किसी बच्चे ने मुझे एक वीडियो सेंड किया था किसी का, तो बोला सर देखो क्लोजेस पढ़ा रहे हैं। मैं देखो यार, जो पढ़ाने में तो सब महारती हैं, है ना, मैं किसी की निंदा नहीं करता, आपने देखा होगा मैं कभी किसी टीचर पे टिप्पणी नहीं करता। बस एक मुझे खामी लगी, वो लगी कि 12वीं क्लास के टॉपिक को वो कंपटीशन लेवल पे ले जाके पढ़ा रहे हैं। तो मेरे को लगा कि यार ये कंपटीशन का अगर कोई स्टूडेंट होता तो उसके लिए ठीक है, लेकिन 12वीं क्लास में इतने से सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए इतना लंबा चौड़ा ज्ञान पेलने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी पेल सकता हूँ ज्ञान, ठीक है, वो सेकंड ग्रेड में पेलूंगा मैं, आप देख लेना। उसका ज़्यादा ज्ञान चाहिए इसके लिए आपको, तो क्लोजेस क्या होते हैं, क्या है, वो सब सेकंड ग्रेड में आता है, राइट। ज्ञान पेल, राइट। 12वीं क्लास में इतना ही पढ़ो जितना कि 12वीं क्लास मांगती है। बातें इधर उधर की हो गई, खैर ठीक है जी। हाँ, बिकॉज दोनों वाक्यों यूजुअली कारण कहाँ पे है? आई कैनॉट फॉरगेट हिम, फॉरगिव द मैन, मैं उस आदमी को क्षमा नहीं करूंगा। ही लेट मी डाउन, उसने मेरी बेइज्जती करी। तो ये है कारण। आप क्षमा क्यों नहीं करोगे? कारण। तो कारण से पहले लगेगा बिकॉज, तो आप लिखोगे पूरा सेंटेंस, आई कैन नॉट फॉरगिव, आई कैन नॉट फॉरगिव द मैन, आई कैन नॉट फॉरगिव द मैन बिकॉज ही लेट मी डाउन, ही लेट मी डाउन। अब आप कहोगे कि सर क्या ये बिकॉज वाला क्लोज स्टार्टिंग में आ सकता? नहीं आएगा। कोई ऐसा ये सेंटेंस यूं नहीं बन सकता बिकॉज ही लेट मी डाउन, ये फिर गलत हो गया है ना, ये सिंटैक्स की गलती हो जाती है। खैर उस पर अपन नहीं जाते, बिकॉज लेके कारण से पहले। तो मैं आपको क्षमा क्यों नहीं कर सकता, मैं उस व्यक्ति को क्षमा क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज ही लेट मी डाउन। तो एक कारण बताया। जब कारण बताया जाता है तो वो हमेशा बिकॉज जो होता है वो सेकंड क्लोज में लगाया जाता है, इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने 20-21 क्वेश्चन सोल्व करें, 2 क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है ना। ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं, कहानी खत्म इस टॉपिक की। या कभी कभी हो सकता है इफ से दे दे। मैंने आपको पहले बताया 12वीं क्लास में इस टॉपिक उतना नहीं, हु, विच, दैट, इससे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नोटिस कर लेना। हाँ, यू स्टडी वेरी हार्ड, तुम बहुत मेहनत करते हो, यू कैन पास द एग्जाम, तुम एग्जाम पास कर सकते हो। कब? शर्त क्या है? ये तो इफ लगाना, तो पहले वाक्य में इफ यू स्टडी वेरी हार्ड, अगर तुम बहुत परिश्रम से अध्ययन करते हो, कोमा यू कैन पास द एग्जाम। ये लीजिए, हो गया इसका। आपने क्या कहते हैं, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन बना दिया इसमें, ठीक है। एक जो छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ये 23वां जो एग्जाम्पल है इसको ध्यान से समझना, राइट। इसमें एक गलती हो जाएगी अगर ये अनलेस से क्वेश्चन को जुड़ा दिया तो। अब क्या है कि आपको यूं समझना कि इफ वर्सेस अनलेस, ये दोनों शर्त को दिखाते हैं। अंतर क्या है? इसका मतलब होता है यदि, अगर, जो हम जैसे हम हिंदी बोलते हैं यदि, अगर, ये होता है। और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, यानी कि अगर ऐसा नहीं करोगे, इसका मतलब इसके अंदर नहीं का सेंस ऑलरेडी होता है, ठीक है। अब आपको गलती क्या हो जाती है कि आप देखो ये जो अनलेस, ये पहले से नेगेटिव है, इसमें पहले से नॉट है। तो मिस्टेक ये होती है, जैसे मान लो मैंने कहा इस दोनों वाक्यों को आप अनलेस से जोड़ो, तो आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया ऐसे कि अनलेस
यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, कि अगर आप अपनी हेल्थ का क्या नहीं करोगे, परवाह नहीं करोगे, ध्यान नहीं रखोगे। अभी मिस्टेक क्या हो गई कि देखो ऑलरेडी यहां पे नॉट है, यहां पे क्या है, इफ नॉट, यहां पे इफ भी है और नॉट भी है, और एक आपने नॉट ये लगा रखा है। तो देखो एक वाक्य को आप दो जगह से नेगेटिव नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अनलेस का इस्तेमाल किया है ना, तो ये नॉट नहीं आएगा, और नॉट नहीं तो सर डू भी नहीं आएगा, ध्यान रखना। यानी अनलेस के बाद में कभी भी नेगेटिव क्लोज नहीं लिखना है, नेगेटिव वाक्य नहीं आएगा, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो करेक्ट क्या होगा, अनलेस यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखोगे, यू मै गेट इल, तो तुम बीमार पड़ सकते हो, यू मै गेट इल। ये लीजिए, इतना सा अनलेस के बारे में ध्यान रखना है कि अनलेस के बाद में कभी भी आपको नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है, खत्म कहानी। क्लियर है? तो देखो ये रहा, इस क्लास को ही आपको एक बार, दो बार, तीन बार इसी क्लास को देख लेना है। 56 मिनट की मेरी क्लास हुई है, ये एक क्लास वो पिछली मैंने करी थी, शायद 45 मिनट की क्लास थी वो, एक क्लास ये है। देखो मेरे भाई, बाकी तो दुनिया में ज्ञान इतना भरा पड़ा है, समझ में आ गया कि आप लेते लेते बेहोश हो जाओगे तो भी ख़त्म नहीं होगा। आपको 12वीं क्लास में 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्लासेस बहुत है, इसी को एक बार, 2 बार रिवाइज करके पढ़ लेना, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, राइट। कोई समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास में, क्वेश्चन मुझे आप क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। बंद हो जा भाई।